हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सभी बहुत मजे कर रहे हैं घर पर क्वारंटाइन के, और साथ ही साथ थोड़ा पढ़ भी रहे हो। चलो अपनी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था और आप लोगों को 2 4 5 6 7 पता नहीं कितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, बट यस कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। होपफुली आप सभी ने ट्राई किए होंगे, पर दिस इज द टाइम कि मैं आपको चेक करवाऊं कि आपने जो क्वेश्चन करे हैं वो क्वेश्चन आपने सही करे हैं या सही नहीं करे हैं। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं, जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वो अपन छोड़ भी सकते हैं, मतलब नॉर्मली, क्योंकि मुझे पता है वो क्वेश्चन आप सभी कर लोगे आसानी से। लेकिन जो क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से टफ हैं, अपन उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 एक बार मैं करवा रहा हूं, आप जरूर देखें क्वेश्चन नंबर 2 और चेक करो कहां कहां पे तुमने गलती करी है, बिकॉज वी नीड टू रेक्टिफाई कि हमने जो गलतियां करी है उन गलतियों को कैसे सुधारना है। इज इट क्लियर? तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं, आप देखो कि कहां आप अटक रहे हो, कहां आपने गलतियां करी है और उसको सुधार दे। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार मैं पढ़ लेता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। देखो इसमें भी इसने दोनों चीजें मांग ली, आपसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी मांग रहा है और डेफिशिएंसी अकाउंट भी मांग रहा है। For the submission of the liquidator of equipment limited which went into the liquidation on 31st December 2012। अब लिक्विडेशन में जा रहा है, आपको बैलेंस शीट नहीं दे रखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में, वो आपको पर्टिकुलर्स दे रहा है, लायबिलिटी और ये सब, और नीचे वो आपको एसेट्स दे रहा है जिसमें वो बता रहा है एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस एंड बुक वैल्यू। मतलब वो इसमें आपको ये बताना चाहता है कि क्या तो आपके लायबिलिटीज हैं और कौन से आपके एसेट्स हैं, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस और बुक वैल्यू बता रहा है। अब नीचे उसने जनरल रिजर्व का दे दिया, P&L का डेबिट बैलेंस दे दिया, और तो ये सारी चीजें अपने डेफिशिएंसी अकाउंट में काम आती है। मैं आपको बता चुका हूं कि डेफिशिएंसी अकाउंट में अपन P&L के बैलेंस से चलते हैं और उस बैलेंस को लेकर हम सारी चीजें करते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ डेटा देगा कि इस साल का ये प्रॉफिट था, ये लॉस था, तो वो अपन डेफिशिएंसी अकाउंट में देखते हैं। फिलहाल अपना टारगेट क्या है, हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो शुरू करते हैं लिस्ट ए से। पर सर लिस्ट ए से शुरू करने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि लिस्ट ए में कौन से एसेट्स आते हैं और लिस्ट बी में कौन से एसेट्स आते हैं। तो एक बार मैं लायबिलिटीज पढ़ लेता हूं, आप भी ध्यान से देखो। सबसे पहले शेयर कैपिटल दे रखी है, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस कॉल्स इन अरियर। अब इसमें ध्यान रखना कॉल्स इन अरियर है। फिर डिबेंचर दे रखा है और इंटरेस्ट पेड अप टू 30 जून दे रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ऊपर के जो लिक्विडेशन दिया है वो लिक्विडेशन दिया है 31 दिसंबर का। ध्यान से समझना, आपको जो लिक्विडेशन दे रहा है वो दे रहा है 31 दिसंबर का, और यहाँ पे इंटरेस्ट इसने दिया है 30 जून का। इसका मतलब 6 महीने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अगर अपन 31 दिसंबर को लिक्विडेट कर रहे हैं तो हमें लिक्विडेटर को ये बताना पड़ेगा कि 31 दिसंबर तक हमारी लायबिलिटीज क्या है। यहाँ पे आपने इंटरेस्ट अगर 30 जून का दिखा रखा है तो इट विल बी आवर लायबिलिटी टू शो द लिक्विडेटर दैट देयर आर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ्स। चलो फिर ये दे रखा है मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। क्या दे रखा है, मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। इसका मतलब पता पड़ गया सर, पहली चीज क्या, लैंड एंड बिल्डिंग पर मॉर्गेज है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग लिस्ट बी में आएगा। फिर दे रखा है ओइंग फॉर वेजेस, ट्रेड पेबल, सेक्रेटरी सैलरी, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी। तो एक चीज मुझे समझ में आ गई कि लैंड एंड बिल्डिंग किस लिस्ट का पार्ट है, लिस्ट बी, बाकी सब लिस्ट ए के हैं। तो मैं लिस्ट ए से शुरू कर रहा हूं और इसमें ध्यान रखूंगा 2 चीजें, कैश बैंक और कॉल्स इन अरियर। तो शुरुआत करते हैं लिस्ट ए से। एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली
प्लेज। एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज। तो मैं देखता हूं सबसे पहले मुझे कॉल्स इन अरियर दे रखे हैं, तो मैं कॉल्स इन अरियर लिख दूंगा। कितने के दे रखे भाई साहब? 5000 के। फिर उसके बाद एसेट साइड में मुझे दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, तो ध्यान रखने की चीज है लैंड एंड बिल्डिंग लिस्ट बी का पार्ट होगा। अब दे रखा है प्लांट, टूल्स, पेटेंट, हम साथ ही साथ वैल्यू भी लिखते जाते हैं। प्लांट, ध्यान से देखो यहाँ पे सर दो वैल्यू दे रखी है, एक दे रखी है बुक वैल्यू और एक दे रखी है एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। तो आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, बुक वैल्यू या एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस का मतलब रियलाइजेबल वैल्यू होती है। तो मुझे बताओ इस स्टेटमेंट में कौन सी वैल्यू आती है? रियलाइजेबल वैल्यू। तो आपको लिखनी है रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब हमारा लिए क्या काम की चीज है? एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले प्लांट 1,30,000, टूल्स 4000, पेटेंट 30,000। इसके बाद इन्वेंट्री दे रखी है 74,000 और फिर दे रखा है इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 1,90,000। ओहो, एक और लिस्ट बी का आइटम है। इसने ऊपर लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं बताया, इनडायरेक्टली इसने नीचे एसेट में बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक ओडी करके एक लायबिलिटी है, याद रखना। दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंक ओडी के सामने मॉर्गेज्ड है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी अपनी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? लिस्ट बी। तो इन्वेस्टमेंट को भी हम लिस्ट ए में नहीं लेंगे। और फिर दे रखा है डेटर्स। डेटर दे रखे हैं मुझे 60,000 के। टोटल करूंगा मैं 1,30,000, 1,39,000, 2,39,000, 2,43,000, 3,000। वापस करते हैं 1,35,000, 139,000, 139 और 1,02,39,000, 239, 243, 40 और ये 3,03,000। तो ये आ गया अपना लिस्ट ए की टोटल 3,03,000 रुपए। यहां तक कोई लोड? चले आगे। अब लिस्ट बी पर आते हैं। एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड। एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज। अब एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज में दो एसेट्स थे। एक तो हमारा था लैंड एंड बिल्डिंग जो मॉर्गेज्ड है। तो सबसे पहले अपन टेबल बनाएंगे। एसेट कौन कौन से मॉर्गेज है भाई, लायबिलिटी सिक्योर्ड कौन कौन सी है, कितने रुपए की है, एसेट कितने पर रियलाइज हो रहा है, डेफिशिएंसी है या सरप्लस है। तो इस तरह का एक टेबल बन जाएगा। हमने देखे दो एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट गिरवी है। लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट लायबिलिटी 80,000 की है जो ऊपर दे रखी है। इन्वेस्टमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट है जो 1,90,000 के। तो कुल मिलाकर 2,70,000 की लायबिलिटी सिक्योर्ड है। अब एसेट कितने पे रियलाइज हो रहा है भाई? लैंड एंड बिल्डिंग हो रहा है 1,30,000 पे। तो इससे मुझे पता पड़ गया 40,000 का सरप्लस आ गया। और इन्वेस्टमेंट हो रहा है 1,70,000 पे। तो इसका मतलब 20,000 का क्या आ गया? डेफिशिएंसी। सॉरी, ये 40 नहीं होगा, ये 50 होगा। तो इससे मुझे पता पड़ गया 20 की डेफिशिएंसी, 50 का सरप्लस। अब भाइयों ये जो सरप्लस है, ये सरप्लस तो इसमें आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3,53,000। और आप यहां पे क्या लिख दोगे? अमाउंट अवेलेबल फॉर लिस्ट सी। अमाउंट अवेलेबल फॉर लिस्ट सी। लिस्ट सी के लिए ये अमाउंट अवेलेबल है।
चलो अब वापस से एक ब्लॉक बनाएंगे, ग्रॉस एसेट रियलाइज के नाम से, लिस्ट ए, लिस्ट बी। लिस्ट ए में 3,03,000 के एसेट्स रियलाइज हुए थे, लिस्ट बी में 3 लाख के एसेट रियलाइज हुए, तो कुल मिला के 6,03,000 और ये ब्लॉक यही खत्म। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, कोई काम का नहीं है ये ब्लॉक, सिर्फ और सिर्फ ये किस काम आएगा, मार्क्स के लिए, बाकी किसी काम का नहीं है। अच्छा ये हो जाए तो यहां पर मार्जिन में ग्रॉस लायबिलिटी जरूर लिखेंगे। अब ग्रॉस लायबिलिटी में सबसे पहले यहां पर कितनी लायबिलिटी सेटल हुई है, 270 की लायबिलिटी थी, 20 की डेफिशिएंसी आ गई, तो 2,50,000। अब लिस्ट सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तीन चार लाइनें छोड़ के लिस्ट डी डिबेंचर होल्डर्स, दो तीन लाइनें फिर छोड़ के लिस्ट ई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर इधर आ जाऊंगा मैं, लिस्ट एफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लिस्ट जी इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये आपकी लिस्टें एक बार मैंने तैयार कर दी। अब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें अच्छी चीज, नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो जो है जो लायबिलिटी आपको यहां पर ही दे रखी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए वाले 80 पेड अप, 240, तो उनसे लिए कितने थे 240, तो चुकाने कितने 240। ये मत सोचना सर फुली पेड करें, अरे जब दुकान बंद हो रही है तो फुली पेड का क्या मतलब है, आपको तो 240 देने हैं। तो आप यहां लिख दोगे इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000। फिर नीचे देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख माइनस 5,000 का कॉल इन अरियर 95। अब मुझे समझाना, एक बात समझो कि सर उनसे पैसे तो 95 आए, तो चुकाने कितने, तो मेरी बात सुनो, तुम लिक्विडेटर को क्या बोल रहे हो कि भाई ये ले 5,000 रुपए लिस्ट ए में डाल दिए तुमने लिक्विडेटर को बोला 95 तो मेरे पास आ चुके हैं, 5,000 तू लिया। समझो आप लिक्विडेटर को क्या बोल रहे हो, 95,000 तो मेरे पास आ चुके हैं, 5,000 क्या कर तू ले क्या। अब टोटल कितने हो जाएंगे 1 लाख। तो जब उनको पैसे चुकाने की बारी आएगी तो कितने चुकाएंगे 1 लाख। हाँ यहां पर एक ट्विस्ट डाल सकते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन में नीचे दे रखा हो कि कॉल इन अरियर एस्टिमेटेड टू बी रियलाइज 2,000, मान लो आपको बोलता है कि कॉल इन अरियर से 2,000 ही आने हैं, तो अब आप क्या बोलोगे, भाई लिक्विडेटर भाई साहब मेरे पास 95,000 पहले आ चुके हैं, मुझे लगता है ये जो 5,000 वाले वो बहुत साले जलील लोग हैं, वो नहीं देंगे 5, वो ज्यादा से ज्यादा तुमको 2 ही देंगे। तो आपका एस्टिमेट है, यहां पर आप फिर उस समय कॉल इन अरियर कितना लिखोगे 2,000। तो इस तरह से आप क्या बोलोगे 95 पहले आए थे, 2 और आ जाएंगे, तो अब मेरे पास टोटल प्रेफरेंस से पैसे कितना आया 97। तो जब हम पैसे लौटाएंगे तो वो यहां पर आप कितना लिखोगे 97। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहां तक कोई लोड, चले आगे बढ़ते हैं।
आगे दे रखा है 5% के डिबेंचर है, तो भाई साहब लिस्ट डी में आ जाएगा डिबेंचर, ये आ जाएगा 5% के डिबेंचर, कितने के भैया 1 लाख। और फिर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, क्योंकि इसने बोला था मैंने इंटरेस्ट जून तक दिया है, तो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1 लाख का 5%, 5,000, 6 महीने का 2,500, तो ये हो जाएगा 1,02,500। अब ये यहां पर लिखा है तो आपको इधर भी लिखना पड़ेगा 1,02,500। ध्यान रखना, अगर तुम डिबेंचर यहां पर, मैंने आपको बताया था ग्रॉस लायबिलिटी में डी के सामने डी की आ जाएगी और ई तक आउटसाइड ऑफ लायबिलिटी तक आपको ये लायबिलिटी लिखनी पड़ेगी। चलें आगे। उसके बाद मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग निपटा दिया। ट्रेड पेबल्स, भाई साहब ट्रेड पेबल क्या होते हैं याद करो। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं सर? ट्रेड पेबल तो अपने अनसिक्योर्ड होते हैं। तो सर एक काम करो, आप तो वर्किंग नोट ही बना दो कल जैसा शानदार। तो अपन यहां पर वर्किंग नोट बना रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एक टेबल बना देंगे। इसमें आ जाएगा अमाउंट, प्रेफरेंशियल कितने हैं, अनसिक्योर्ड कितने हैं। सबसे पहले आ रहा है ट्रेड पेबल। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रेड पेबल कितना दे रखा है 2,65,500, तो ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे अनसिक्योर्ड। फिर दे रखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 पर मंथ। ध्यान से देखो, इसने आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख रखी है 500, सॉरी आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000। इसने कुछ भी नहीं बोला तो मैं अज्यूम करूंगा सारी की सारी प्रेफरेंशियल है। आउटस्टैंडिंग सेक्रेटरी सैलरी, ये 500 पर मंथ है। अब समझो सेक्रेटरी भी तो एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी कितनी ले सकते हैं हम 4 महीने की। 500 पर मंथ है, इसका मतलब 4 महीने के हिसाब से तो 2,000 बनता है, पर ये 6 महीने की आउटस्टैंडिंग दिख रही है 3,000 से। तो आप क्या करोगे, 2,000 को तो प्रेफरेंशियल ले लोगे और 1,000 को अनसिक्योर्ड। उसके बाद ये दे रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, तो मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी कितनी है 6,000। आपको याद हो तो मैंने बताया था डायरेक्टर इज नॉट अ एम्प्लॉय, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया अनसिक्योर्ड। और कोई लायबिलिटी है क्या? नहीं सर, कोई लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, लास्ट में अगर आप देखो तो लास्ट लाइन पढ़ो, तो इसने बोला था कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बी 15,000। तो क्या इसमें लिक्विडेशन एक्सपेंस आएंगे? याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट दिन ही बताया था कि ये हाइपोथेटिकल चीज है, हम ऐसा मान रहे हैं कि इतना पैसा आएगा इतना जाएगा, पर एक्सपेंसेस के लिए आई एम नॉट श्योर, तो ये इसका पार्ट नहीं बनते, तो आपको इस पॉइंट को इग्नोर करना है। इज इट क्लियर? चलो अब सर टोटल मार देते हैं। 22,000 के तो प्रेफरेंशियल हो गए 265, 266, 272, 500 के अनसिक्योर्ड हो गए। तो मैं यहां पर लिख दूंगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वर्किंग नोट नंबर 1। भाई कितना है 22,000। अब 22 अगर मैं इधर लिखूंगा तो मुझे इधर भी लिखना पड़ेगा, और इसमें लिख दूंगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वर्किंग नोट नंबर 1 2,72,500, 2,72,500। अब अगर वो यहां लिखूंगा तो मुझे यहां भी लिखना पड़ेगा 2,72,500। दिख रहा है यहां तक कोई लोड? चलो अब इस ग्रॉस लायबिलिटी की टोटल को यहीं खत्म करते हैं। 2,72,000
372, 375, 475, 575, 625, 627, 647। इसकी टोटल आ गई 6,47,000 और अब इसको माइनस करो तो 3,31,000। यहां आ जाएगा अमाउंट अवेलेबल फॉर लिस्ट डी। डी को माइनस करो 500 2,28,000 अमाउंट अवेलेबल फॉर लिस्ट ई। अब सर ये तो यही नेगेटिव आ गया, तो कोई बात नहीं, नेगेटिव चलने दो। कितना आ गया? 2,72,500 में से ये माइनस करो, ये आ जाएगा अमाउंट शॉर्ट। अमाउंट शॉर्ट लिख दो, बस ज्यादा नहीं लिखना है, डेफिशिएंसी लिख सकते हो। 44 है, 1 लाख और कम पड़ गया, 1,44,000। यहां पर भी आप लिख दो अमाउंट शॉर्ट और 2,40,000 जोड़ दो तो 3,84,000। तो ये आ जाएगा आपका लिस्ट एच, डेफिशिएंसी 3,84,000। यहां तक कोई लोड? चलो, अब इसने डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने को बोला, लेकिन हमें पता है कि डेफिशिएंसी अकाउंट शुरू किससे होता है? सर डेफिशिएंसी अकाउंट तो हमारी बैलेंस शीट से शुरू होता है, बैलेंस शीट के P&L बैलेंस से शुरू होता है। पर चूंकि हमें बैलेंस शीट नहीं दे रखी है तो आप वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मैं अभी भी पुराने फॉर्मेट में बना रहा हूं ताकि फटाफट बन जाए। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000 दे रखा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 95,000 है आफ्टर डिडक्टिंग कॉल्स इन अरियर। फिर दे रखा है 5% डिवेंचर 1 लाख रुपए के। फिर आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट, क्योंकि ये बन रही है ऑन 31 दिसंबर 2012, तो 31 दिसंबर को बन रही है, तो 31 दिसंबर तक तो 6 महीने का इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग हो गया होगा। ये कितना आ गया अपना 2,500। उसके बाद मॉर्गेज 80,000। उसके बाद ट्रेड पेबल्स 2,65,500। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। उसके बाद एमडी सैलरी 6,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, सर ये तो कहीं नहीं दे रखा है, याद करो एसिड साइड में दे रखा था इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है बैंक ओवरड्राफ्ट 1,90,000 के, तो है तो वो लायबिलिटी। अब एसिड साइड आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, अब कौन सी वैल्यू लोगे? अब अपन क्या बनाने जा रहे हैं? हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। तो याद रखना बैलेंस शीट में बुक वैल्यू आती है, ध्यान रखना, वापस से कह रहा हूं, बैलेंस शीट में आपकी बुक वैल्यू आती है। तो लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, प्लांट
2 लाख, टूल्स 20,000, पेटेंट 50,000, इन्वेंट्री 87,000, इन्वेस्टमेंट 1,80,000, ट्रेड रिसीवेबल 90,000। ठीक, अब इसको जब क्लोज करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या निकल कर आएगा? P&L का डेबिट बैलेंस करते हैं। 2,40,000, 3,40,000, अरे भगवान बहुत टफ है ये। 0, 0, 5, 10, 6, 7, 8, 16, 22, 6, 15, 21, 29, 31, 40, 6, 7, 9, 10। ये आ रहा है 2,35,000 P&L बैलेंसिंग फिगर। 2,35,000 का P&L का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। अब मैं बनाऊंगा डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक, सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है? जो इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब मेरा टारगेट है ये 2,35,000 रुपए मुझे स्टार्टिंग में लिखने हैं, फिर आइटम सरप्लस और डिक्रीज इंक्रीज कर लेंगे। अब ध्यान से देखना, मेरा साल है 2012 का। ये बोल रहा है 2007 में मेरे पास जनरल रिजर्व था 40,000 का और मेरे पास डेबिट बैलेंस था P&L का 25,000 का। फिर 2008 में 40,000 का था, 10% डिविडेंड दिया, कंपनी को लॉस हो गया 1,09,000 का, बिसाइड लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ फायर 40,000 का 2009, 10, 11 में, और 2012 के खाते बने ही नहीं। तो ये जो पुरानी इंफॉर्मेशन है ये पूरी 2007, 8, 9, 10, 11 की है। तो यहां पर खिचड़ी बनाने से अच्छा मैं इसका भी वर्किंग नोट बना देता हूं। एक रफ में P&L अकाउंट बना लेते हैं अपन। भाई 2007 की बात कर रहा है। 2007 में जनरल रिजर्व था, तो मैंने जनरल रिजर्व को यहां लिख दिया। 40,000 का रिजर्व था और 25,000 का बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था। ठीक है, फिर 2008 की बात कर रहा है। 2008 में मैंने 40,000 का नेट प्रॉफिट कमाया, तो यह क्या नेट प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा 40,000 का। और मैंने 10% डिविडेंड दिया इक्विटी पर मुझे एक चीज पता है कि इक्विटी पे डिविडेंड देने से पहले मुझे प्रेफरेंस को डिविडेंड देना पड़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर डिविडेंड। ठीक, प्रेफरेंस कितने के 95 और डिविडेंड कितना देना है 6%, तो 95 का 6% करो तो 190, 19 3 जा 57, 5,700 रुपए। और 240 पे 10% 24,000 रुपए। ठीक है,
फिर 2009-10-11 में 2009-10-11 में मुझे लॉस हो गया, तो ये आ जाएगा 2 ट्रेड लॉस 1,09,000 का, और 2 लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर, आग लगने से लॉस हो गया 40,000 का। सर आप ये क्यों कर रहे हो? अब मेरे को एक बात बताओ, इतना सारा यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल दोगे तो बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी। तो मैंने बड़ा सिंपल प्रोसेस कर दिया। मैंने क्या किया, इसने बोला 2012 मतलब करंट ईयर के अकाउंट नहीं बने, तो मैं एक काम कर रहा हूँ ना, 2007, 8, 9, 10, 11 के क्या कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट निकाल दे रहा हूँ। तो ये जो बैलेंस इसका निकल कर आएगा, मैं यहाँ लिख दूंगा कि लॉस या प्रॉफिट अप टू 2011 और बचा हुआ 2012 होगा। सिंपल करते हैं। 25 और 5 30 अपन कर लेते हैं 700, 5 और 5 10, 14 और 23 तो 4 6 और 10 2,03,700, तो ये बाय बैलेंस 1,23,700 का लॉस है अप टू 2011। तो मैं लिख रहा हूं लॉसेस अप टू 2011, वर्किंग नोट नंबर 3, 1,23,700। तो लॉस इन 2012। अब 2012 में लॉस कितना होगा? मेरा टोटल लॉस है 2,35,000 का, जिसमें से 1,23,700 का लॉस ये आ गया। $1,11,300 का मेरा लॉस आ गया ये। अब मैं यहां लिखूंगा ऐड आइटम्स इंक्रीजिंग डेफिशिएंसी, और नीचे लिख दूंगा लेस आइटम्स डिक्रीजिंग डेफिशिएंसी। चलो कैसे देखेंगे, वही आपको कंपेयर करने हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, बुक वैल्यू 1,20,000 है बट रियलाइजेबल वैल्यू 1,30,000 है, तो इसका मतलब 10,000 का फायदा हो गया। तो यहां लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। प्लांट 2 लाख से 1,30,000 हो गया, 70 का लॉस। टूल्स 20 से 4 हो गए, 16,000 का लॉस। पेटेंट 50 से 30 हो गए, 20,000 का लॉस। इन्वेंट्री 87 से 74 हो गया तो 13,000 का लॉस। इन्वेस्टमेंट 180 से 170 हो गए तो 10 का लॉस। और ट्रेड रिसीवेबल 90 से 60 हो गए तो 30 का लॉस। तो इसका मतलब फायदे में सिर्फ ये है 10,000, लॉस में 70, 80, 1 लाख, 1,13,000, 1,19,000, 1,19,000 और 159। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 159 करो, 149 जोड़ दो, 9 और ये 4, 8, 3, 3,84,000। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 3,84,000 इक्वल टू 3,84,000। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चेक करो कहां कहां पे गलतियां करी थी, सुधारो,
फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, फटाफट से कॉपी करो, फटाफट से चेक करो, और अगर आपको कॉपी करना है तो वीडियो पॉज कर लो, मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन आपके सामने रख रहा हूं। चलो, होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा। मैं एक बार ये रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन और कराना है। अच्छा, कोई भी डाउट अगर स्टिल यू हैव तो डायरेक्टली मुझे कॉल कर देना, पहले एक मैसेज करना, और फिर उसके बाद अगर टाइम मिले तो कॉल कर दूंगा मैं, या फिर आप मेरे को रिवर्ट कर देना अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाया तो। ठीक है, ये रब कर रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, किसी को भी सर हमने तो कॉपी किया ही नहीं था, तो कोई बात नहीं, आपके मोबाइल लैपटॉप इनमें एक ऑप्शन आता है वीडियो पॉज करने का। आप लोग सिंपल सा वीडियो पॉज कर लो और फिर ये कॉपी करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है A Limited is to be liquidated and their summarized balance sheet as on 30 September 2012 appears as follows। आपको लाइबिलिटीज दे रखी है, एसेट्स दे रखे हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी दे रखी है। अब ये बोल रहा है ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट कंटिंजेंट लाइबिलिटी आर सर्टेन टू डिवॉल्व। इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर ये एसेट्स की वो दे रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं बोला है, मतलब एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मांग रहा है। कोई बात नहीं, अपन तो क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और डेफिशिएंसी दोनों बना देते हैं, कौन से पैसे लग रहे हैं। फटाफट से देखते हैं। सर सबसे पहले लिस्ट ए लिस्ट बी में डिफरेंस बताओ। लिस्ट ए लिस्ट बी में कौन कौन से एसेट्स हैं, जरा लायबिलिटी साइड से देखो। आपको ये दे रहा है 5 लाख इक्विटी शेयर, सिक्योर्ड डिबेंचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, अनसिक्योर्ड लोन और ट्रेड क्रेडिटर, दैट्स इट। तो सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग लिस्ट बी का पार्ट बनेगी। लिस्ट ए एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली pledged। Assets not specifically pledged। लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के अदर फिक्स्ड एसेट्स 40 लाख, करंट एसेट्स 90 लाख, बस दो ही है, तो ये हो गए 1 करोड़ 30 लाख। अब लिस्ट बी एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड। तो एसेट स्पेसिफिकली प्लेज कौन कौन से सर? सर एसेट्स में सिर्फ पहले तो पूरा बनाएंगे, एसेट, लायबिलिटी सिक्योर्ड, एसेट रियलाइज, डेफिशिएंसी और सरप्लस। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग है, कितने के अगेंस्ट? 20 लाख के अगेंस्ट।
ओ माय गॉड, 20 लाख। अब लैंड एंड बिल्डिंग बिग कितने में रहा है? 10 लाख। मात्र कितने में बिक रहा है? 10 लाख। तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई? 10 लाख सरप्लस नथिंग, जीरो, नील। भाई 20 लाख के सिक्योर्ड डिवेंचर है लैंड एंड बिल्डिंग पे। सर ये क्या सिस्टम हो गया? आपने तो कहा था कि डिवेंचर्स तो लिस्ट डी में आते हैं। मेरी बात समझना, मैंने आपको याद हो तो एक लाइन बताई थी, डिवेंचर्स एंड अदर लायबिलिटी सिक्योर्ड ऑन फ्लोटिंग चार्ज। अगर डिवेंचर या कोई दूसरी लायबिलिटी फ्लोटिंग चार्ज पे होती तो वो डी में आते। यहां पर क्या डिवेंचर फ्लोटिंग चार्ज में है? तो आंसर इज नो, डिवेंचर तो फिक्स्ड चार्ज पर है। आप ध्यान से देखो तो आपको रियलाइज होगा कि डिवेंचर के अगेंस्ट फ्लोटिंग चार्ज नहीं है, डिवेंचर के अगेंस्ट फिक्स्ड चार्ज है, इसलिए उस डिवेंचर को यहां लिया। इज इट क्लियर? सर अगर डिवेंचर के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता तो आपको अज्यूम करना है वो लिस्ट डी का ही पार्ट बनेगा, लेकिन यहां पर वो लिस्ट डी में नहीं जाएगा क्योंकि वो फ्लोटिंग चार्ज पे नहीं है। अमाउंट अवेलेबल फॉर लिस्ट सी। अब आपको एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ग्रॉस एसेट रियलाइज्ड, लिस्ट ए, लिस्ट बी। लिस्ट ए में 1,30,00,000, लिस्ट बी में मात्र 10 लाख, टोटल 1,40,00,000। और इस ब्लॉक को यहीं पे खत्म। क्लियर है? अब लिस्ट सी आएगी, पर उससे पहले ग्रॉस लायबिलिटी। क्या कोई लायबिलिटी सेटल हुई है? हाँ, 20 लाख में से 10 लाख की डेफिशिएंसी है तो 10 लाख की सेटल हुई है। अब अपन लिखेंगे लिस्ट सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट डी डिबेंचर होल्डर, लिस्ट ई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, लिस्ट एफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लिस्ट जी इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, तो ये कुछ लिस्टें हैं सी डी ई एफ जी। चलो देखते हैं कि क्या करना है। सर शुरू करते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी में 5 लाख। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो डेफिशिएंसी आएगी इसको हाथों हाथ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में लिख देंगे। चलें आगे। अच्छा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, प्लीज मेक इट रेक्टिफाइड। डेफिशिएंसी थी आपके बैंक ओवरड्राफ्ट में 20,000 की, मैंने उसको अनसिक्योर्ड में शायद ट्रांसफर नहीं किया था,
तो 3,84,000 आपका डेफिशिएंसी का बैलेंस आ रहा था, उसको आप रेक्टिफाई करके 20,000 से बढ़ के 4,04,000 हो जाएगा। और आप एक बार डेफिशिएंसी अकाउंट 100% चेक करना, शायद उसमें कोई टोटलिंग मिस्टेक है, वो भी 4,04,000 आएगा। इफ इन केस नहीं आता है तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं ये क्वेश्चन फिर से बता दूंगा आपको कि अपन ने क्या एरर किया था। क्लियर है? अभी मैं वो चीज रब कर चुका हूँ तो अब वापस से मैं वो पूरा नहीं कराऊंगा। बस ध्यान रखना, मैंने आपको गलती बता दी, एकदम ऑल ऑफ सडन मुझे क्लिक किया कि उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 की डेफिशिएंसी आ रही थी, उसको अपन ने अनसिक्योर्ड में ट्रांसफर नहीं किया था। अगर आप अनसिक्योर्ड में ट्रांसफर करोगे तो इससे आपकी डेफिशिएंसी 4,04,000 आएगी। और डेफिशिएंसी स्टेटमेंट में भी देखना कुछ ऐसी ही छोटी मिस्टेक करी होगी, वो 4,04,000 ही आएगा। इज इट क्लियर? चलो अब ये हो गया। अब ये बोल रहा है अनसिक्योर्ड लोन, तो वो ऐसे अनसिक्योर्ड है, यही लिख देता हूं मैं 40 लाख। फिर क्रेडिटर्स, वो भी अनसिक्योर्ड है, मैं उसको भी यही लिख देता हूं 70 लाख। अब आप चाहो तो इसमें वर्किंग नोट बना सकते हो और चाहो तो आप डायरेक्टली लिख दोगे, क्योंकि इसमें कोई वर्किंग दिख नहीं रही मुझे। ठीक, अब इसने कंटिंजेंट लायबिलिटी भी बोली थी, तो एक तो बिल डिस्काउंटेड 2 लाख, ये चुकाने पड़ेंगे, तो ये तो अनसिक्योर्ड होता है। और एक एक्साइज ड्यूटी, ओके, ये प्रेफरेंशियल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी टैक्स, सेक्स और या ऐसा कुछ भी होता है, टैक्स, सेस, ड्यूटी, तो वो सब प्रेफरेंशियल आ जाती है। खत्म, बस क्लोज करना है अब अपने को। अच्छी चीज, ये 3 लाख इधर है तो 3 लाख इधर आएगा, ये डैश है तो इधर भी डैश, इसकी टोटल करेंगे अपन 1 लाख 1 करोड़ 3 लाख गए तो 1,27 लाख। ये हो जाएगा अमाउंट अवेलेबल फॉर लिस्ट डी। अच्छा, डी में तो है ही नहीं, तो 1,27 ही आ जाएगा। अमाउंट अवेलेबल फॉर लिस्ट ई, ये कितना हो गया 70, 80, 1,20,000, 1,22,000, तो 1,27 में से 1,22,000 गए तो 5 लाख। अमाउंट अवेलेबल और लिस्ट ई एफ। अच्छा, ये कितना हो गया 1 करोड़ 22 लाख। अब इसकी टोटल अपन यही खत्म कर देंगे, 10 लाख, 1,32, 1,32 और 1,35। मैं इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना भूल गया, $5 लाख, 50 लाख, प्रेफरेंस है ही नहीं, तो ये 5 लाख ही आएगा। और ये 45 लाख की क्या हो जाएगी आपकी डेफिशिएंसी। खत्म। अब इसने मांगा तो नहीं है, पर अपन बना लेते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। सर इसने तो कुछ भी नहीं बोला है, सीधा P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो P&L बैलेंस लिख देना है यहाँ पर 40 लाख, ऐड आइटम इंक्रीजिंग डेफिशिएंसी लेस आइटम डिक्रीजिंग डेफिशिएंसी। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख दे रखी है। अरे यार, अपन ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मैंने तो ये एसेट्स की वैल्यू लिख दी।
फटाफट करेक्ट कर देते हैं। ये 22 लाख है, छोटी सी गलती कर दी अपन ने, सॉरी। तो ये सरप्लस आ जाएगा 2 लाख का, तो ये इधर आ जाएगा 2 लाख। और ये अपना दे रखा है अदर फिक्स्ड एसेट 36 लाख और करंट एसेट्स 70 लाख। तो ये हो जाएगा 1 करोड़ 6 लाख और ये हो जाएगा 1 करोड़ 8 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 करोड़ 6 लाख और 22 लाख। तो ये हो जाएगा 1 करोड़ 28 लाख। अच्छा, यहाँ पर पूरे 20 लाख सेटल हो गए। ये 3 चुकाने के बाद अब बचे आपके पास 1 करोड़ 5 लाख। ये तो है ही नहीं, 1 करोड़ 5 लाख डेफिशिएंसी अब बची नहीं है ना। तो ये 1 करोड़ 12 लाख, तो 20, 1 करोड़ 15 और 1 करोड़ 35। और ये कितना हो जाएगा 40, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ ये। तो ये आ जाएगा अमाउंट शॉर्ट। चालीस, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 12 लाख, 1 करोड़ 12 लाख। तो ये 7 लाख रुपए शॉर्ट हो गए आपके साथियों में ना। 1 करोड़ 12, 7 लाख। तो ये 7 लाख शॉर्ट हो गए, तो ये 57 लाख आ जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा माइंड कहीं और चला गया। तो मैंने क्या गलती से बुक वैल्यू ले ली थी एसेट्स की, अपने को रियलाइजेबल वैल्यू लेनी थी। इज इट क्लियर? तो फटाफट देख लेते हैं आइटम्स। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में 10 लाख दे रखी है, बिक रही है 22 लाख में, तो लैंड एंड बिल्डिंग से मुझे 12 लाख का फायदा हो गया। फिक्स्ड एसेट्स 40 के हैं 36, तो अदर फिक्स्ड एसेट्स में 4 लाख का लॉस हो गया। करंट एसेट्स 90 से 70 हो गए, 20 लाख का लॉस हो गया। फिर बिल डिस्काउंट कराया था, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी थी 2 लाख। और एक्साइज ड्यूटी 3 लाख। सर ये क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आप दिमाग लगाओ, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, इसकी वजह से भी लॉस हुआ है। क्लियर है? तो 20, 22, 25, 29 करके देखो। 40 प्लस 29, 69, 69 माइनस 12, 57 लाख। तो ये अपना 57। क्लियर है? वापस से कह रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी। पिछले वाले क्वेश्चन में 20,000 की जो लिस्ट 20 से डेफिशिएंसी आई थी, मैं अनसिक्योर्ड में डालना भूल गया। अगर आप अनसिक्योर्ड में लिखोगे तो ऑटोमेटिकली 20,000 से आपकी डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आपकी डेफिशिएंसी 4,04,000 आ जाएगी। तो वापस से करेक्शन कर लेना। क्लियर है? आज अपन ने 2 क्वेश्चन करे, आप ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो यू कैन फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इजीली। मुझे कॉल कर देना, आई विल आंसर इट। और कोई भी तकलीफ हो तो मुझसे हाथों हाथ क्लियर कर लेना। थैंक यू। कॉपी इट डाउन। सॉरी फ्रेंड्स, मैं वापस से ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 में थी गलती, वो मैंने फाइंड आउट करी है। एक्चुअली बैलेंस शीट की टोटल मैंने गलत कर दी थी। बैलेंस शीट की टोटल में जो P&L का डेबिट बैलेंस है वो 20,000 ज़्यादा आ रहा है। मैंने 2,35,000 लिखा था और शायद वो 2,55 है। आप वापस से चेक कर लेना, क्योंकि उस समय मेरे पास कैलसी नहीं था, तो इसलिए टोटलिंग मिस्टेक हो गई। आप ध्यान रखना, बैलेंस शीट की टोटल गलत है। आप जब P&L का बैलेंस निकालेंगे तो वो 2,55,000 आएगा, जिसकी वजह से 2,012 का जो लॉस अपन ने 1,11,000 समथिंग लिखा था, वो 1,31,000 होके 2,55,000 हो जाएगा। और उससे आपकी डेफिशिएंसी जो स्टेटमेंट है उसका भी 20,000 का लॉस बढ़ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।